बी.एड चतुर्थ सेमेस्टर के व्यापक शैक्षणिक प्रोजेक्ट और प्रस्तुति श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के सेट 1 में हम शैक्षिक तकनीकी और कंप्यूटर वास्तुकला पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह प्रस्तुति खुशबू विश्वकर्मा द्वारा लक्ष्मीपति कॉलेज भोपाल से प्रस्तुत की जा रही है। प्रोजेक्ट रूपरेखा का भाग 1 स्लाइड 1 से 50 तक 3 मुख्य इकाइयों को कवर करता है। पहली इकाई आईसीटी पर है, जिसमें कंप्यूटर संरचना, हार्डवेयर और आईपीओ चक्र का विश्लेषण किया जाएगा। हमारा पहला खंड इकाई 1 शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी पर केंद्रित है, जिसमें कंप्यूटर वास्तुकला और उसके शैक्षणिक अनुप्रयोगों पर चर्चा की जाएगी। शैक्षिक तकनीकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार पर प्रभावी बनाने की कला है। इसका उद्देश्य अधिगम को सुगम और स्थायी बनाना, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सटीकता लाना है। कंप्यूटर एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और अर्थपूर्ण आउटपुट प्रदान करता है। ये बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर कार्य करता है, जिससे 100% सटीकता सुनिश्चित होती है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आईपीओ चक्र पर आधारित है। इनपुट में उपयोगकर्ता डेटा और निर्देश देता है। प्रोसेसिंग में डेटा को सार्थक सूचना में बदला जाता है। अंत में आउटपुट में अंतिम परिणाम प्रदर्शित होता है। हार्डवेयर वास्तुकला कंप्यूटर की असली शक्ति है, जो उसके आंतरिक घटकों में निहित होती है। कैबिनेट के भीतर मदरबोर्ड, प्रोसेसर और जटिल सर्किटरी एक संपूर्ण सिस्टम बनाते हैं। मदरबोर्ड, जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, सभी घटकों को बिजली और डेटा प्रदान करता है। यह सीपीयू, रैम और अन्य हार्डवेयर के बीच संवाद सेतु का कार्य करता है। इसमें विस्तार स्लॉट होते हैं, जिससे कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। इसके मुख्य कार्यों में निर्देशों को पढ़ना और डिकोड करना, डेटा पर गणितीय क्रियाएं करना और पूरे सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करना शामिल है। सीपीयू के भीतर एएलयू और सीयू कार्य करते हैं। एएलयू गणितीय गणनाएं और तार्किक तुलनाएं करता है, जबकि सीयू ट्रैफिक पुलिस की तरह डेटा के प्रवाह और निर्देशों के क्रम को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी वो स्थान है जहां डेटा और प्रोग्राम सुरक्षित रखे जाते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक मेमोरी रैम, द्वितीयक मेमोरी एचडीडी, एसएसडी और कैश मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में रैम अस्थायी वोलेटाइल होती है और वर्तमान डेटा लोड करती है। रोम स्थायी नॉन वोलेटाइल होती है और बूटिंग निर्देश सुरक्षित रखती है। रैम में पढ़ना और लिखना संभव है, जबकि रोम से केवल पढ़ा जा सकता है। द्वितीयक स्टोरेज का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने हेतु होता है। एचडीडी चुंबकीय डिस्क पर आधारित किफायती स्टोरेज है, जबकि एसएसडी फ्लैश मेमोरी आधारित अत्यधिक तीव्र और आधुनिक स्टोरेज है। इनपुट डिवाइसेस डेटा प्रविष्टि के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रमुख उपकरणों में कीबोर्ड टेक्स्ट और कमांड के लिए, माउस कर्सर नियंत्रण के लिए, स्कैनर भौतिक प्रतियों को डिजिटल रूप देने के लिए और माइक्रोफोन ध्वनि इनपुट के लिए उपयोग होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस परिणामों का प्रदर्शन करते हैं। मॉनिटर वीडीयू सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। प्रिंटर कागज पर हार्ड कॉपी देता है। स्पीकर ऑडियो आउटपुट के लिए है और प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुति देता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के 2 आधार स्तंभ हैं। हार्डवेयर वे भौतिक अंग हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे सीपीयू और कीबोर्ड। सॉफ्टवेयर निर्देशों का वो समूह है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, जैसे कि विंडोज और विभिन्न एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स के माध्यम से हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो विशिष्ट कार्य करता है, MS ऑफिस, व्हाट्सएप। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की सुरक्षा और रखरखाव करता है। एंटीवायरस। आधुनिक शिक्षण में आईसीटी शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाता है। ये दृश्यों की मदद से जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझाता है, वैश्विक सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है और आत्म शिक्षण को बढ़ावा देता है। डिजिटल युग में शिक्षकों के लिए कंप्यूटर साक्षरता एक अनिवार्यता है। एक स्मार्ट टीचर ही स्मार्ट क्लास का सफल संचालन कर सकता है। टेक्नोलॉजी शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन उसे सशक्त जरूर बनाती है। इकाई 1 यहीं समाप्त होती है। अगले सेट में हम मल्टीमीडिया पाठ योजना की गहराई में उतरेंगे। इकाई 2 मल्टीमीडिया पाठ योजना आधुनिक शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। मल्टीमीडिया सूचनाओं को टेक्स्ट, ऑडियो, चित्र, वीडियो और एनिमेशन के वैज्ञानिक व तार्किक मिश्रण के रूप में प्रस्तुत करने का तरीका है। ये अमूर्त अवधारणाओं को छात्रों के लिए मूर्त और सुगम बनाता है। मल्टीमीडिया के 5 मुख्य तत्व हैं: टेक्स्ट यानी लिखित जानकारी, ऑडियो यानी ध्वनि एवं संगीत, ग्राफिक्स यानी चित्र एवं आरेख और वीडियो यानी चलचित्र। पारंपरिक शिक्षण निष्क्रिय श्रवण और विलंबित फीडबैक देता है।
वहीं मल्टीमीडिया शिक्षण सक्रिय, संवादात्मक, बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करता है, जिससे अमूर्त विचार मूर्त और सुगम बन जाते हैं और फीडबैक तत्काल मिलता है। शिक्षा में मल्टीमीडिया छात्रों की रुचि बढ़ाता है, धारणा शक्ति, रिटेंशन में सुधार करता है, उन्हें अपनी व्यक्तिगत गति से सीखने की अनुमति देता है और जटिल विषयों को सजीव रूप में स्पष्ट करता है। मल्टीमीडिया पाठ योजना के 4 चरण हैं: उद्देश्य निर्धारण, सामग्री चयन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। चरण 1 शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण है। इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक लक्ष्यों को शामिल किया जाता है, जैसे ज्ञान का विकास और कौशल में निपुणता। चरण 2 डिजिटल सामग्री का चयन है। इसमें विजुअल टूल्स जैसे पीपीटी और 3D सिमुलेशन और सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे एनिमेशन मेकर शामिल होते हैं। चरण 3 प्रस्तुतिकरण एवं क्रियान्वयन है। इसमें आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके विषय वस्तु को संवादात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें छात्रों को गतिविधियों के लिए बोर्ड पर बुलाना शामिल है। चरण 4 डिजिटल मूल्यांकन एवं फीडबैक है। हम गूगल फॉर्म से डेटा संकलित करते हैं, कहूट या क्विजेज जैसे गेमिफाइड क्विज के माध्यम से रोचक मूल्यांकन करते हैं और छात्रों को त्वरित ग्राफिकल फीडबैक प्रदान करते हैं। प्रमुख मल्टीमीडिया शिक्षण उपकरणों में स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो सिस्टम, विजुअलाइजर और टैबलेट लैपटॉप शामिल हैं। शिक्षण अधिगम में एनिमेशन का गहरा प्रभाव है। ये उन प्रक्रियाओं को दिखाने में सक्षम है जो नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, जैसे प्रकाश संश्लेषण या परमाणु संरचना। मल्टीमीडिया छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जिससे उनकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, रचनात्मकता का विकास होता है और तार्किक सोच बेहतर होती है। इकाई 3 समावेशी विद्यालय का निर्माण समानता और गरिमापूर्ण शिक्षा का मार्ग दिखाता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली है जहां सामान्य और विशेष चुनौतियों वाले बच्चे एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के साथ पढ़ते हैं। यह विविधता का सम्मान करता है, बाधा रहित वातावरण बनाता है और संवैधानिक मूल्यों का पालन करता है। समावेशन की आवश्यकता और महत्व को 4 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है: सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और संवैधानिक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या CWSN में 3 मुख्य श्रेणियां हैं: शारीरिक चुनौती जैसे अस्थि बाधित, संवेदी चुनौती जैसे दृष्टि बाधित और मानसिक चुनौती जैसे बौद्धिक अक्षमता। सहायक तकनीकें जैसे ब्रेल डिस्प्ले और हियरिंग ऐड विशेष बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाती हैं। अन्य उपकरणों में स्क्रीन रीडर और स्वचालित व्हीलचेयर शामिल हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा के अधिकार को अक्षरशः लागू करती है। संवैधानिक अधिकार एवं समानता के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। इस वीडियो में हमने इकाई 2 और 3 भाग 1 को पूरा किया है। B.Ed चतुर्थ सेमेस्टर श्रृंखला जारी है। अगले सेट में हम पाठ्यक्रम अनुकूलन और पर्यावरण शिक्षा का विश्लेषण करेंगे। समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए रैंप और रेलिंग व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य है। सुलभ शौचालयों में चौड़े दरवाजे और हैंडल होने चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए स्पर्श संकेतक मार्ग टैक्टाइल पाथ्स आवश्यक हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL पाठ्यक्रम को लचीला बनाने का एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है, जिसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं। बहुप्रस्तुतिकरण में जानकारी को देखने, सुनने और छूने के विभिन्न विकल्प देना शामिल है। बहु अभिव्यक्ति में ज्ञान दर्शाने के लिए लिखने, बोलने या प्रोजेक्ट बनाने की छूट देना शामिल है। बहु सहभागिता में छात्रों की रुचि और प्रेरणा बनाए रखने के लिए विविध गतिविधियों का उपयोग करना शामिल है। समावेशी शिक्षक में सहानुभूति और धैर्य होना चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति को स्वीकार किया जा सके। लचीलापन भी महत्वपूर्ण है, ताकि शिक्षण विधियों में कक्षा की आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सके। सहयोगात्मक रवैया जैसे विशेष शिक्षकों, डॉक्टरों और अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद आवश्यक है। पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण रखें और किसी भी बच्चे की क्षमता को उसकी अक्षमता से न आंके। पीयर ट्यूटरिंग या साथी शिक्षण समावेशन की सबसे प्रभावी सहकारी अधिगम विधि है। इसमें तीव्र गति से सीखने वाले बच्चे विशेष बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं, जिससे छात्रों में संवेदनशीलता और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। यह विशेष बच्चों का झिझक और अकेलापन भी दूर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों को मुख्यधारा में लाना है। NEP 2020 में महिलाओं और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान किया गया है। यह वीडियो पर्यावरण शिक्षा की इकाई 4 प्रस्तुत करता है, जिसका मुख्य विषय पारिस्थितिक संतुलन एवं मानवीय उत्तरदायित्व है। पर्यावरण शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रकृति के साथ अपने संबंधों को समझता है, प्रदूषण के कारणों को जानता है और सतत विकास के कौशल सीखता है। इसके उद्देश्यों में नागरिकों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता पैदा करना,
पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल का विकास और पारिस्थितिक तंत्र के मूल्य को समझना शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से बनता है। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह और खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अजैविक घटक जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मिट्टी और खनिज तत्व जीवन को भौतिक आधार और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जैव विविधता पर गंभीर मानवीय खतरे मंडरा रहे हैं। आवास के विनाश के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई से जीवों के घर छिन रहे हैं। अवैध शिकार से वन्य जीवों का व्यापार हो रहा है और जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान में वृद्धि से प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बन रहा है। 1730 में बिश्नोई आंदोलन हुआ, जब जोधपुर के राजा को लकड़ियों की आवश्यकता थी। अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को काटने से रोकने के लिए अपना बलिदान दिया। उनके पीछे 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने भी पेड़ों से चिपककर अपने प्राण दे दिए, जो इतिहास का पहला महान पर्यावरण आंदोलन बना। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ग्रामीण महिलाओं ने व्यावसायिक कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को बाहों में भर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को वनों की कटाई पर 15 वर्षों का प्रतिबंध लगाना पड़ा। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध जैसी विशाल परियोजनाओं के निर्माण के विरोध में शुरू हुआ। मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने इसका नेतृत्व किया। मुख्य चिंताएं लाखों आदिवासियों का विस्थापन, उपजाऊ भूमि और जंगलों का जलमग्न होना थी। उनका नारा था, बांध नहीं बनेगा, डूबेंगे पर हटेंगे नहीं। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में केरल के सदाबहार वनों की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ। कुंतीपुझा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना से शांत घाटी के प्राचीन वर्षावनों को खतरा था। केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने जन चेतना जगाई और शेर जैसी पूंछ वाले बंदर जैसी दुर्लभ प्रजातियों को बचाया गया। 1984 में सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। अप्पिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू हुआ। अप्पिको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है गले लगाना। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे: उलिवु यानी बचे हुए वनों का संरक्षण, बेलसु यानी खाली भूमि पर वृक्षारोपण और बलासु यानी वन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसका मुख्य कारण एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, जिनके प्रभाव में त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों के विकास में रुकावट शामिल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 के तहत CFC पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया गया है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वायुमंडल की नमी से क्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनने से होती है। यह मूर्तियों और भवनों का क्षरण करती है, जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ना, और पारिस्थितिक नुकसान पहुंचाती है, जैसे मिट्टी की अम्लता बढ़ाना। हरितगृह प्रभाव में कुछ गैसें सूर्य की गर्मी को रोकती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मुख्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प शामिल हैं। इसके गंभीर परिणामों में ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास किए गए हैं, जैसे 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें एजेंडा -21 की नींव रखी गई। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल कानूनी रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए बाध्यकारी है। 2015 का पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का संकल्प लेता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R सिद्धांत महत्वपूर्ण है। रिड्यूस कम करना का अर्थ है संसाधनों और ऊर्जा का अपव्यय कम करना। रिसाइकल पुनर्चक्रण का अर्थ है कचरे से नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। इकाई 3 एवं 4 सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। अगले सेट 61 to 80 में हम भारत के पर्यावरण कानून और इकाई 5 जेंडर ऑडिट की शुरुआत करेंगे। आइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानें। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये व्यापक कानून बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करना था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT एक्ट 2010 की स्थापना पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन और मामलों के तीव्र निपटारे के लिए की गई थी। ये एक विशेष न्यायिक निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करता है और भारतीय वन्यजीव बोर्ड व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA जैसे केंद्रीय प्राधिकरणों का गठन करता है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 विशेष वैधानिक स्तंभ हैं:
जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ये क्रमशः जल और हवा की शुद्धता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नियामक संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। पर्यावरण शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए, इको क्लब का संचालन करना चाहिए और छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण फील्ड ट्रिप्स आयोजित करनी चाहिए। अब हम इकाई 5 जेंडर, स्कूल और समाज की शुरुआत करेंगे, जो लैंगिक रूढ़िवादिता के उन्मूलन और समतामूलक समाज के निर्माण पर केंद्रित है। सेक्स बनाम जेंडर में मौलिक अंतर है। सेक्स जैविक और शारीरिक है, जो बदला नहीं जा सकता, जबकि जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है, जो समय, संस्कृति और समाज के अनुसार परिवर्तनशील होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों की क्षमताओं, व्यवहार और कार्यों के बारे में पहले से तय की गई संकीर्ण धारणाएं हैं। इसके उदाहरणों में घरेलू अपेक्षाएं, भावनात्मक रूढ़ियां और पेशेवर सीमाएं शामिल हैं। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक पूर्वाग्रह अक्सर अनजाने में समाज के लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। इसमें भाषाई भेदभाव, चित्रों में रूढ़िवादिता और महिलाओं की ऐतिहासिक उपेक्षा शामिल है। हिडन करिकुलम, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, वो अलिखित, अनौपचारिक और अनियोजित पाठ्यक्रम है जो छात्र विद्यालय के वातावरण, शिक्षकों के व्यवहार और संस्थागत नियमों से सीखते हैं। इसका प्रभाव अत्यधिक गहरा होता है। विद्यालय में प्रच्छन्न लैंगिक संदेश कई रूपों में दिखाई देते हैं, जैसे कि कक्षा की बैठक व्यवस्था में अलगाव, शिक्षकों की भाषा में भेदभाव, खेलों के आवंटन में अंतर और दंड प्रणाली में लैंगिक असमानता। जेंडर ऑडिट एक ऐसी मूल्यांकन प्रक्रिया है जिससे ये जांचा जाता है कि क्या विद्यालय की नीतियां, बुनियादी ढांचा और व्यवहार लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है या भेदभाव को। यह संस्थागत कमियों को उजागर करता है। जेंडर ऑडिट के मुख्य आयामों में भौतिक ढांचा, नामांकन व ठहराव और प्रतिनिधित्व शामिल है। इसमें सुरक्षित शौचालय, ड्रॉप आउट दर का विश्लेषण और स्कूल प्रबंधन समितियों में महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन किया जाता है। जेंडर ऑडिट की कार्य प्रविधि में डेटा संकलन, कक्षावलोकन, फोकस ग्रुप डिस्कशन और रिपोर्ट निर्माण व अनुशंसा शामिल है, जिससे कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक सुझाव दिए जा सके। जेंडर संवेदीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों, विशेषकर शिक्षकों और छात्रों में जेंडर के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जाती है, ताकि वे पारंपरिक लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को छोड़ सकें। इसके लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक जेंडर न्यायपूर्ण शिक्षक को कक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए व्यवहार में तटस्थ भाषा का उपयोग करना चाहिए। उन्हें समान सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए और रूढ़िवादी उदाहरणों का खंडन करते हुए प्रेरक वीरांगनाओं के उदाहरण देने चाहिए। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा का गहरा संबंध है। यदि आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार और राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। शिक्षा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है और उनके सामाजिक राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV वंचित बालिकाओं के लिए एक वरदान है। 2004 में शुरू हुई ये योजना SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करती है, जिसका उद्देश्य ड्रॉप आउट को रोकना है। लैंगिक समानता हेतु कई सरकारी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बाल लिंगानुपात में सुधार और शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। सुकन्या समृद्धि योजना वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना सकारात्मक दृष्टिकोण और शैक्षणिक सुधार लाती है। हमने सफलतापूर्वक इकाई 4 और 5 को पूर्ण कर लिया है। अगले और अंतिम सेट 81 to 100 में हम योग शिक्षा, प्राणायाम और संपूर्ण प्रोजेक्ट का निष्कर्ष देखेंगे। इकाई 6 योग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर आधारित है। जैसा कि कहा जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। योग शिक्षा का अर्थ और शैक्षणिक महत्व समझना आवश्यक है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। यह शारीरिक शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 सोपान दिए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इनमें व नियम सामाजिक और व्यक्तिगत अनुशासन से संबंधित हैं। आसन व प्राणायाम शारीरिक मुद्रा और श्वास पर नियंत्रण सिखाते हैं। प्रत्याहार व धारणा इंद्रिय नियंत्रण और एकाग्रता पर केंद्रित हैं। अंतिम लक्ष्य है ध्यान और समाधि। प्राणायाम या श्वास की शक्ति प्राणों का विस्तार है। अनुलोम विलोम नाड़ियों की शुद्धि और तनाव मुक्ति में सहायक है। भ्रामरी मन की शांति और अनिद्रा का निवारण करती है, जबकि कपालभाति पाचन तंत्र में सुधार लाती है। उज्जाई थायराइड और श्वसन समस्याओं में लाभ देता है। मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए योग महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों को परीक्षा का तनाव, पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया की लत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
योग नकारात्मकता का अंत करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और भावनात्मक संतुलन स्थापित करता है। इकाई 7 स्वयं की समझ एवं शांति शिक्षा पर केंद्रित है, जिसका मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। सर्वांगीण विकास का वैज्ञानिक सूत्र है HT=P+M+E+S+MD, जहां HT सर्वांगीण विकास है और इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास शामिल है। शिक्षा और शांति की स्थापना के लिए शांति का अर्थ केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य और प्रेम है। इसके सोपानों में सहिष्णुता, अहिंसा और भाईचारे की भावना का विकास शामिल है। शिक्षक एक शांति दूत और रोल मॉडल होते हैं। एक शिक्षक तभी समाज में शांति स्थापित कर सकता है जब वो स्वयं आंतरिक रूप से शांत, संतुलित और पूर्वाग्रह रहित हो। शिक्षक का संतुलित व्यक्तित्व छात्रों के लिए नैतिक मूल्यों का जीवंत उदाहरण होता है। हमारे प्रोजेक्ट में एक विशेष अनुभव के रूप में विधानसभा भ्रमण शामिल था। ये लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अधिगम प्रदान करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन भोपाल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक है। इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने किया है और इसकी वृत्ताकार व गुंबददार संरचना परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। इसमें संसदीय अभिलेखों का समृद्ध संग्रह है। भ्रमण से प्राप्त शैक्षिक प्रतिफलों में संसदीय मर्यादा की समझ, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व का ज्ञान और छात्रों में नागरिक जिम्मेदारी का विकास शामिल है। इस प्रोजेक्ट सारांश में हमने बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी महत्वपूर्ण आयामों का गहन विश्लेषण किया है, जिनमें शैक्षिक तकनीकी, समावेशी शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जेंडर रूढ़िवादिता का उन्मूलन और शिक्षक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास शामिल है। निष्कर्ष और भविष्य की राह ये है कि शिक्षण केवल एक पेशा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक मिशन है। एक आधुनिक शिक्षक को तकनीकी रूप से दक्ष, सामाजिक रूप से संवेदनशील और आंतरिक रूप से शांत होना चाहिए। इस व्यापक प्रोजेक्ट ने मेरी स्वयं की समझ को रूपांतरित किया है, जिससे तकनीक के प्रति भय का अंत हुआ और नवाचार के प्रति उत्साह बढ़ा। इसने समाज के हर वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण और प्रकृति के संरक्षण को जीवन का ध्येय बनाया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर विचार करें। नेल्सन मंडेला कहते हैं, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। इकाई 8 में हम क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य विद्यालय की तात्कालिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजना है। क्रियात्मक अनुसंधान वो है जो शिक्षक या प्रशासक द्वारा अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन और सुधार करने के लिए किया जाता है। इसके प्रणेता स्टीफन एम कोवे माने जाते हैं, जो तात्कालिक सुधार पर केंद्रित है। क्रियात्मक अनुसंधान एक सतत चक्रीय प्रक्रिया है, जिसके 4 मुख्य चरण हैं: योजना, क्रियान्वयन, अवलोकन और चिंतन। इसमें हम समस्या की पहचान करते हैं, उसे लागू करते हैं, प्रभाव देखते हैं और परिणामों का विश्लेषण कर सुधार करते हैं। परंपरागत अनुसंधान नए सिद्धांतों के प्रतिपादन पर केंद्रित होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। परंपरागत अनुसंधान कठोर होता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान अत्यंत लचीला होता है। ये शिक्षकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये कक्षा की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान करता है। ये शिक्षकों की निर्णय क्षमता और शिक्षण कौशल में सुधार करके पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है। अब हम इकाई 9 विद्यालय अभिलेख प्रबंधन पर ध्यान देंगे। यह संस्थागत पारदर्शिता और प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। विद्यालय अभिलेख विद्यालय के इतिहास का दर्पण होते हैं। ये प्रामाणिकता के लिए कानूनी दस्तावेज, छात्रों की प्रगति का ट्रैक रखने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। विद्यालय अभिलेखों को मुख्य रूप से सामान्य अभिलेखों जैसे लॉग बुक और स्कूल कैलेंडर, छात्र संबंधी अभिलेखों जैसे प्रवेश रजिस्टर और वित्तीय अभिलेखों जैसे कैश बुक में वर्गीकृत किया गया है। प्रवेश रजिस्टर विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। इसमें छात्र का नाम, अभिभावकों का नाम, जन्म तिथि और प्रवेश त्याग की तिथियां जैसी मूलभूत और अपरिवर्तनीय जानकारियां दर्ज होती हैं। डिजिटल अभिलेख प्रबंधन से पेपरलेस प्रशासन की ओर बढ़ना संभव है। यह डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, रिकॉर्ड की त्वरित खोज की सुविधा देता है और पर्यावरण के अनुकूल है। इकाई 10 आधुनिक शैक्षिक तकनीक पर केंद्रित है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम और सेंसर आधारित नवाचार शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर तकनीक ने कक्षाओं को जीवंत बना दिया है। इसका उपयोग RFID उपस्थिति, ऊर्जा संरक्षण और स्मार्ट लैब प्रयोगों में किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वर्चुअल रियलिटी यानी VR के जादुई प्रभाव से छात्र कक्षा में ही त्रि-आयामी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं, जैसे सौरमंडल की सैर या मानव हृदय के भीतर रक्त प्रवाह देखना। इकाई 11 आधुनिक मूल्यांकन पद्धतियों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य परीक्षा सुधार एवं छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE
केवल अंकों का नहीं बल्कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है। इसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का वर्ष भर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग गाइड है जो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की जांच के लिए स्पष्ट मानक तय करती है। ये मूल्यांकन को पारदर्शी बनाता है और छात्रों को अपेक्षित मानकों को समझने में मदद करता है। पोर्टफोलियो छात्र के सर्वोत्तम कार्यों का व्यवस्थित संग्रह है। यह क्रमिक विकास को प्रदर्शित करता है, आत्म मूल्यांकन का अवसर देता है और अभिभावक शिक्षक बैठक में वास्तविक क्षमता दिखाने का उत्तम माध्यम है। खुला पुस्तक परीक्षा रटने की प्रवृत्ति पर प्रहार करती है। इसमें नोट्स देखने की अनुमति होती है, लेकिन प्रश्न उच्च स्तरीय तार्किक क्षमता और आलोचनात्मक सोच पर आधारित होते हैं। ऑन डिमांड परीक्षा छात्रों के समय की बचत करती है और तनाव में कमी लाती है। ये कंप्यूटर आधारित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देती है। इस वीडियो में हमने इकाई 8, 9, 10 और 11 को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जिसमें क्रियात्मक अनुसंधान, रिकॉर्ड्स और आधुनिक मूल्यांकन विधियों का समावेश रहा है। इस व्यापक प्रोजेक्ट की तैयारी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पर्यावरण शिक्षा और ICT की पाठ्य पुस्तकें और लक्ष्मीपति कॉलेज के प्राध्यापकों का कुशल मार्गदर्शन प्रमुख संदर्भ रहे हैं। मैं अपने मार्गदर्शक शिक्षकों और कॉलेज प्रशासन की हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने इस वृहद प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में मेरा मार्गदर्शन किया। मैं खुशबू विश्वकर्मा, B.Ed, चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। ये वीडियो मेरे शिक्षण करियर की नींव है और मैं लक्ष्मीपति कॉलेज भोपाल से हूँ। धन्यवाद। यह प्रोजेक्ट 10 विषयों का 10 हफ्तों का परिश्रम था। असाइनमेंट प्रोजेक्ट मई 2024 में पूर्ण हुआ।